नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम 6 से 7 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले जो 4 और 5 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर था, हमारे द्वारा अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के साथ उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक सीरीज में हम पढ़ाई कर रहे हैं और आप लगातार करंट अफेयर पढ़ते हैं तभी ये देखिए आपको फायदा करता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर आप जहां से भी तैयार कर रहे हैं, वीडियो से तैयार कर रहे हैं, मासिक पत्रिका से तैयार कर रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली इनको फॉलो करने की जरूरत होती है। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया और कुछ चीज़ों को पढ़ लिया, ये ऐसे काम नहीं करता। लगातार जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आपके माइंड में बैकहैंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट फैक्ट्स क्या है इकट्ठे होते रहते हैं। तो जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जो सीधे तो नहीं पूछे गए हैं, घुमा फिरा कर पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को जब आप सॉल्व करते हैं इंटेलिजेंस गेस के द्वारा, जो कि यूपीएससी में कहा जाता है कि उसका पेपर एक इंटेलिजेंस गेस के द्वारा ही सॉल्व हो पाता है, वो करने में आप सक्षम हो पाते हैं। दरअसल बहुत सारी सूचना जो आप समय के साथ साथ इकट्ठा करते हैं, वही सारी सूचना मिलकर आपके प्रश्नों को हल कराती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी संख्या अब यूपीएससी में दिन पर दिन कम होती जा रही है। प्रश्न जो है घुमाकर पूछे जाते हैं और ये देखिए पूछे उन्हीं चीजों से जाते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको लगातार फॉलो नहीं किया है, हमने इसका रिवीजन जो है ढंग से नहीं किया है, तो इसीलिए हमें लगता है कि प्रश्न तो सोल्व ही नहीं हो पा रहा और कठिन पेपर आया। किंतु देखिए पेपर कितना भी कठिन हो, अगर आपने कंसिस्टेंटली किसी भी चीज को फॉलो किया है तो वो आपको जरूर हेल्प करेगी। और ये वीडियोस जो है ये आपको टॉपिक्स की समझ विकसित कर देती है, जिसकी वजह से आपको चीजें याद रखना आसान हो जाता है। और फिर जब आप अपना करंट अफेयर नोट से या मैगजीन से पढ़ते हैं तो देखिए आपको याद आ जाता है कि हमने क्या सुना था, मैम ने क्या समझाया था, तो वो जो है आपको लंबे टाइम के लिए याद कर रखने में थोड़ी मदद मिलती है। तो चीज़ों को इसी तरह पढ़िएगा, आपको अवश्य ही एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है देखिए न्यूज़ विद मैप। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है ये है जो सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद चल रहा है। बहुत ज़्यादा चर्चा में ये विवाद है। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में एक तनातनी बनी हुई है। इसी विवाद के मद्देनजर हरियाणा ने एक प्रस्ताव पारित किया और जिसमें उन्होंने कहा गया कि जो सतलुज यमुना लिंक है इसके काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और उनके हिस्से का पानी उनको दिया जाए। इस टॉपिक पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल्ड एक वीडियो हम करंट अफेयर में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पर पंजाब हरियाणा की हिस्ट्री की हमने बात की है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की बात की है, यूटी स्टेटस क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, ठीक है, दो राज्यों के बीच में बंटवारा करने में केंद्र सरकार को कितनी पावर मिलती है, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की हुई है। तो वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। वहां पर इस सतलुज यमुना लिंक विवाद को भी हमने डिटेल से जो है कवर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है कि पंजाब हरियाणा का डिस्प्यूट जो ओवर रिवर वाटर्स है इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया कि हरियाणा असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है ताकि इस एसवाईएल कैनाल को जो है पूरा किया जा सके। और देखिए बताया गया कि कौन सा वो झगड़ा है पंजाब और हरियाणा के मध्य जो ब्यास और रावी जल को लेकर है और पंजाब इस नहर का जो है विरोध क्यों कर रहा है, ठीक है। समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए मैप देख लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर देखिए हरियाणा है, ये पंजाब की लोकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है लिंक, दरअसल यही आपका SYL लिंक है जो सतलुज को यमुना से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे नागल डैम और भाखड़ा डैम की लोकेशन भी दिखाई गई है, ये आप समझ गए। अब देखिए जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 आया तो हरियाणा को पंजाब से अलग कर कर एक नया राज्य बना दिया गया। जब राज्य अलग हो गया तो पानी के बंटवारे की समस्या भी तो आएगी। तो तब से ही दरअसल पानी को लेकर झगड़ा इन दोनों राज्यों में चल रहा है। हुआ ये था कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के लिए एक नहर परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इसके लिए त्रिपक्षीय समझौते पर सिग्नेचर हुए थे। कौन कौन थे? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन देखिए फिर क्या हुआ, पंजाब ने क्या किया कि भाई नदी और प्राकृतिक जल धारा के तट से संबंधित
कुछ सिद्धांतों का हवाला देते हुए और साथ में राज्य के पास पानी का अभाव है ये तर्क देते हुए रावी और व्यास नदियों के पानी को हरियाणा के साथ साझा करने का विरोध किया। दरअसल इस नहर का कार्य लगभग 90% हो भी गया था, लेकिन फिर पंजाब ने इस पर काम रोक दिया और अब ये काम जो है रुका ही पड़ा है। इसलिए हरियाणा की ओर से मांग की जा रही है कि इस नहर के कार्य को पूरा किया जाए। देखिए, हरियाणा का ये कहना है पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2002 और जो 2004 में आदेश दिए गए थे उनका पालन करना चाहिए और हमारा जो पानी है वो हमें देना चाहिए। लेकिन पंजाब कहता है हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत वाटर इंटेंसिव है। आपने देखा होगा कि चावल की खेती बहुत जोर शोर से वहाँ पर होती है, तो हमारे यहाँ पानी की दिक्कत हो जाएगी, तो हमें खुद वाटर की ज़रूरत है, तो हम आपको पानी कैसे दे दें। ये सब जो है चल रहा है। इसके बाद देखिए, केंद्र सरकार ने 1976 में जो अविभाजित पंजाब था, जब अलग नहीं हुआ था, उसका जो 7.2 मिलियन एकड़ फीट जल था उसमें से हरियाणा को 35 लाख मिलियन एकड़ फीट जल आवंटित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। जब ये हो गया तो इसके बाद देखिए एक इराडी ट्रिब्यूनल जो कि किसकी अध्यक्षता में था, जज वी बालाकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में था, इसने जल के बंटवारे के पुनर्विलोकन के लिए देखिए कुछ सिफारिशें दी और इसने कितनी करीब 5 MFF और 3.83 MAF की वृद्धि की सिफारिश भी की। ठीक है, तो ये कुछ जो है चला था, लेकिन कोई भी ट्राइब्यूनल और या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया अच्छे से और ये विवाद अभी भी जो है जारी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है IPCC की आकलन रिपोर्ट। इससे देखिए मेंस का क्वेश्चन बनने की भी संभावना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन समिति जिसको IPCC बोलते हैं, इन्होंने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग जो है जारी किया है। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित ये IPCC पैनल है, ये दरअसल जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी का आकलन करने के लिए एक क्या करता है, रिपोर्टों की एक श्रृंखला तैयार करता है और उस श्रृंखला में छठी रिपोर्ट पर अभी काम चल रहा है, जिसके 2 भाग पहले प्रकाशित किए जा चुके हैं। अभी जो है तीसरा भाग जो है सामने निकल कर आया है। बात करते हैं कि पहले भाग किससे संबंधित था, तो जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार पता लगाएं, इस पर बात करें, इस पर आधारित था। उसके बाद दूसरा भाग क्या था, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं, इनके जो जोखिम है और साथ में जो कमजोरियां हैं, अनुकूलन के विकल्प क्या है, इसके बारे में था। अगर भाग 3 की बात करें और ये अंतिम भाग भी है, तो उत्सर्जन को कम करने की संभावनाओं पर ये था। इन तीनों को प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। अब IPCC के बारे में देख लेते हैं। देखिए, फुल फॉर्म है अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन समिति। ठीक है, ये क्या करता है, मानव प्रेरित जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर जानकारी और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ध्यान रखिएगा, 2 बॉडीज के द्वारा हुई थी, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसके मुख्यालय की बात करें तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक बार हम स्विट्जरलैंड का मैप देख लेते हैं। तो देखिए मैप पर आ जाते हैं। ये देखिए स्विट्जरलैंड यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेक्स दिखाई हैं, जैसे लेक ज्यूरिच यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं लेक जेनेवा यहाँ पर है। अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज की मैं बात करूँ, यही देखिए यहाँ पर रोन रिवर दिखाई गई है। ठीक है, जो पूरा का पूरा ये कुछ इस तरीके से जारी है। अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो देखिए फ्रांस इसको बॉर्डर करता है, इटली बॉर्डर करता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर इटली ही है। उसके बाद ऑस्ट्रिया इसको बॉर्डर करता है, लिंचस्टीन इसको बॉर्डर करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जर्मनी आ जाएगा और ये देखिए फ्रांस यहाँ पर अगेन कंटिन्यू कर रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैप वैसे भी आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो मैप से रिलेटेड नहीं है पर आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। पहली है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हरित पहले। देखिए अभी क्या हुआ है, जो हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने एक शुभंकर का, जिसको मस्कोट भी बोलते हैं, जैसे ओलंपिक होते हैं ना, ओलंपिक एक शुभंकर होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई जानवर, कोई पक्षी, उसका जो है वो सिंबल दे देते हैं। तो इसी तरह का एक मस्कोट जिसका क्या नाम है, प्रकृति,
ये जारी किया है और इसके अलावा क्या है, हरित पहल का शुभारंभ किया है। यहाँ पर देखिए लिखा है एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने लॉन्च किया है प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि प्लास्टिक के प्रदूषण को मैनेज करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से लिया गया है। देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो प्लास्टिक होती है दरअसल वो कैसी होती है। देखिए जैसे कागज हुआ, खाने के छिलके हुए, पत्ते हुए, ये एक ऐसा कचरा है जो प्रकृति में बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो जीवित जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इनके द्वारा इसको जो है अपघटित कर दिया जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक होती है, क्योंकि ये गैर बायोडिग्रेडेबल प्रकृति की होती है, तो ये नेचर में हजारों सालों तक बनी रहती है। अब क्योंकि हजारों सालों तक बनी रहती है तो हमारी मिट्टी को, जल को, वायु को क्या है, पॉल्यूशन देती है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, सिगरेट के बट्स हो गए, बोतलों के ढक्कन हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी दो तरह की प्लास्टिक में बांटते हैं, एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक। जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि देखिए सिगरेट के बट्स, प्लास्टिक के ढक्कन, ये जो प्राइमरी है इसको प्राथमिक प्लास्टिक बोलते हैं। इनके क्षरण के बाद जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है उसको ही द्वितीय प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अच्छा, अब वापस आते हैं न्यूज पर। एक शुभंकर गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि जनता के बीच में छोटे छोटे बदलावों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें ये बताया जा सके कि पर्यावरण के अनुरूप एक जीवन शैली को आप अपनाएं। ठीक है, इससे पहले देखिए जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने एक और पहल की थी, उसने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2022 की घोषणा भी की थी फरवरी में। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन ये हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अब देखिए जो हरित पहले अब तक शुरू की गई हैं वो कौन कौन सी है। एक तो है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल, इसको देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। दरअसल जो प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है उसके प्रति और ज़्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस जो है को शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो हमारा CPCB है, यानी कि जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। दरअसल इस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें ये कहा गया कि आप जो प्लास्टिक की पैकेजिंग कर रहे हो, आप जो ऐसे सामान बना रहे हो जो प्लास्टिक वेस्ट बनती है, तो इसके प्रति जिम्मेदारी भी आपकी होगी। इसमें संकल्पना तो ये की गई थी, मोटे तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए आपने जितना भी प्लास्टिक का सामान बेचा है उसको वापस इकट्ठा करने की और फिर उसको मैनेज करने की, उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी, जो लोग उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है इसका मोटे तौर पर मतलब, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए पर्यावरण मिनिस्ट्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक क्या है, राष्ट्रीय डैशबोर्ड भी बनाया। नागरिकों को अपने क्षेत्र में जो SUP है उसकी बिक्री, उपयोग, SUP मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक, विनिर्माण की जांच करने, प्लास्टिक के खतरे से निपटने में सक्षम बनाने के लिए CPCB द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक शिकायत निवारण एक जो है ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण हो, ठीक है, इस तरह के उद्योगों को जो है बढ़ावा दिया जाए। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण संस्थान है और जो हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है, उन्होंने प्लास्टिक से ग्राफीन का औद्योगिक उत्पादन किया जाए, इस पर भी काम वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी कई बार लिखने के लिए काम आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना। दरअसल ये योजना जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई है। एक तो इसको ध्यान रखिएगा, दूसरा ध्यान रखिएगा कि इसके माध्यम से जो सेवारत है और जो सेवानिवृत्त सीमा सुरक्षा बल है, BSF के कर्मी हैं, उनके जो पारिवारिक वेतन पेंशन भोगी हैं, उनको विशेष लाभ कर देने के लिए SBI और BSF के मध्य एक समझौते पर साइन हुए। देखिए हमारे यहाँ जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस है वो टोटल 7 है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। व्यक्तिगत और हवाई दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा, ड्यूटी के दौरान मृत्यु के मामलों में अतिरिक्त कवर मिलेगा और कुछ और इसी तरह की बातें बताई गई है। देखिए जो एक और वजह से चर्चा में है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया गया है कि पार्लियामेंट पैनल ने यह सजेस्ट किया है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस
फोर्सेस है इसमें और ज़्यादा वुमेन्स को जो है लाया जाए। तो थोड़ा सा इसकी वजह से भी ये न्यूज़ में है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विमुक्त जनजातियों की स्थिति। देखिए विमुक्त इनको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको डी नोटिफाइड ट्राइब। ये ट्राइब कौन होती है? देखिए यहाँ पर बताया गया है, दरअसल अंग्रेजों ने कुछ ट्राइब्स को ये कहकर कि ये तो जन्म से ही जो है क्रिमिनल अपराधी होती हैं, उनको अधिसूचित किया था। और ऐसा करने के लिए वो बकायदा एक कानून लेकर आए थे। ये देखिए कानून का नाम था कि आपका जो है क्रिमिनल ट्राइब्स जो है एक्ट था, और इसमें बोल दिया गया था कि इस ट्राइब में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेने के साथ ही क्या है, एक अपराधी माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी इंसान के साथ इस तरह का होना ये अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने हालांकि इनके लिए कुछ काम किए, बट अभी देखिए चर्चा में क्यों है, संसद की स्थायी समिति ने, स्टैंडिंग जो हमारी कमिटीज़ होती हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो विमुक्त यानी कि डी नोटिफाइड खानाबदोश यानी कि नोमैडिक और साथ में घुमंतु या अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं, उनके जो विकास कार्यक्रम आप चला रहे हैं वो ढंग से नहीं चल रहे हैं, और इसकी उन्होंने जो है आलोचना की है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बताया हुआ है कि वंस अ ट्राइब बिकेम नोटिफाइड एज क्रिमिनल, इसके सारे के सारे मेंबर को, एक बार अगर आपने किसी ट्राइब को क्रिमिनल के रूप में नोटिफाई कर दिया तो उसके सारे मेंबर्स को लोकल मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर होना मैंडेटरी हो जाता था, और जो इसमें नहीं मतलब कर पाते थे उनको देखिए इंडियन पीनल कोड के तहत क्रिमिनल चार्जेस जो है फेस करने पड़ते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए वापस आते हैं कि जो हमारी ये डी नोटिफाइड खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजातियां, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ब्रिटिशों के टाइम पे आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के जो अनुरूप इनको जो है अपराधी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कैसे? जन्मजात अपराधी के रूप में। इसके बाद देखिए इन समुदायों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे 2006 में एक बालकृष्ण सीताराम रैके की अध्यक्षता में एक क्या है आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक योजना लाई गई थी। उसके बाद देखिए एक बोर्ड की स्थापना जो है की गई थी, किसके तत्वाधान में? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में 2019 में। इसके अलावा जो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण है वो इन डी नोटिफाइड कम्युनिटीज का एक नर वंश विज्ञान अध्ययन भी कर रहा है, जिसके लिए बजट में कुछ पैसा भी अलोकेट किया गया है। ठीक है, तो इन पहलुओं को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ समितियां, कुछ आयोग भी रहे हैं। ठीक है, उनको देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए WHO ने कोवैक्सीन पर रोक लगा दी है। ठीक है, ये आपकी जो है न्यूज़ है। दरअसल देखिए किसी भी टीके को कोवैक्स, जैसे मान लीजिए कोवैक्स एक पहल थी, किसी भी टीके को अगर इस पहल का हिस्सा बनना है तो WHO की एक आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होना उसकी पूर्व शर्त थी। ठीक है, यानी कि एक पहल WHO ने रखी कोविड-19 को फाइट करने के लिए, और जिसमें जो है वैक्सीन की आपूर्ति की जाती थी। अगर आपको अपनी वैक्सीन की भी आपूर्ति करवानी है, आप इस पहल का हिस्सा बनना चाहते हो, तो जो WHO की आपातकालीन उपयोगी सूची थी उसमें आपको देखिए रजिस्टर होना पड़ेगा। तो कोवैक्सीन को भी इस सूची के तहत जो है लिख लिया गया था। लेकिन अब देखिए क्या हुआ है, अब बायोटेक की जो कोवैक्स है इसको देखिए बेसिकली WHO ने इस पर रोक लगा दी है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। क्यों रोक लगा दी है? निर्माण से संबंधित मुद्दों के निरीक्षण के बाद उन्होंने ऐसा कर दिया है। ठीक है, समझते हैं। देखिए कोरोना वायरस की बीमारी से सुरक्षा के लिए WHO द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा उतरने के बाद कोवैक्सीन को नवंबर 2021 में WHO के आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके बाद विवाद अभी क्या हुआ है, देखिए ये शामिल तो हो गई थी, लेकिन उस वक्त क्या है WHO के द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी। अब जब जांच शुरू की गई 2022 में, तो पता चला कि इसमें उचित विनिर्माण प्रक्रियाओं का जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं उनका जो है ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इसी की वजह से अब इसकी आपूर्ति को निलंबित करने की घोषणा जो है कर दी गई है। थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये कोवैक्स के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए लाई गई थी। डेवलप किसके द्वारा की गई थी? हैदराबाद में जो भारत बायोटेक है। कोलैबोरेशन किसके साथ
किया था ICMR और NIV के साथ। DCGI अप्रूवल इसको मिल गई थी। ह्यूमन ट्रायल्स जो शेड्यूल थे वो जुलाई में इसके हो चुके थे। अब यहाँ देखिए इस वैक्सीन के बारे में फिर से बताया गया, एक संपूर्ण विषाणु निष्क्रिय, मैंने आपको बताया ना क्या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है, किया गया है ICMR और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की साझेदारी के साथ इसको भारत बायोटेक ने विकसित किया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता, ठीक है। देखिए अब इसकी बात करते हैं। दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लॉर्सन एंड ट्रूबो, रीन्यू पावर ने हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में विकास करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उद्यम का क्या लक्ष्य होगा? औद्योगिक पैमाने पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर हरित हाइड्रोजन का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हरित हाइड्रोजन क्या होती है। देखिए जब हाइड्रोजन को बनाने के लिए आप जिस एनर्जी का, पावर का यूज करते हैं वो ग्रीन हो, रिन्यूएबल हो, तो उस वाली हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन जो है बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, ऑफशोर विंड यानी कि पवन चक्कियाँ हैं, इनके द्वारा जो है पवन ऊर्जा आपको प्राप्त हुई। इस पवन ऊर्जा का यूज करके यानी कि इस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हाइड्रोजन बनाई गई। यहाँ पर देखिए O2 अलग हो गया, H2 अलग हो गया। अब इस H2 को सेफली क्या स्टोर कर दिया गया और फिर बाद में इसको देखिए ट्रांसपोर्ट किया गया नेटवर्क के थ्रू। अब ये देखिए घरों को गर्म रखने में काम आ रही है, लेकिन जीरो कार्बन उत्सर्जन यहाँ पर हुआ है, क्योंकि आपने जो H2O बनाई है, जो घरों को गर्म रखने में काम आ रही है, वो आपने ग्रीन एनर्जी से बनाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इस संबंध में क्या क्या प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे और देखिए 2030 तक हाइड्रोजन के उत्पादन को 5 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने की बात जो है की गई थी। इसके अलावा देखिए फरवरी में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति इसको अधिसूचित किया गया था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वन अधिकार मान्यता अधिनियम। ये देखिए चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है? देखिए अभी क्या है, जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उन्होंने ये कहा है कि जो मूल निवासी हैं, पारंपरिक वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको टाइगर रिजर्व से अगर बेदखल किया जा रहा है तो उनका जो है पुनर्वास किया जाएगा ताकि वो अपनी आजीविका ना खोए, यानी कि विस्थापन की बात सरकार कर रही है। देखिए इससे पहले क्या था, ये जो अधिनियम था ये कहता था कि मूल निवासियों को, पारंपरिक निवासियों को विस्थापित नहीं किया जाएगा, वो वहीं प्रकृति के साथ जो है ठीक ठाक तरीके से रहेंगे। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके विपरीत गाइडेंस दी है कि विस्थापित किया जाएगा, उनका पुनर्वास किया जाएगा। हालांकि पुनर्वास कैसे किया जाएगा इसकी प्रक्रिया के बारे में सरकार की तरफ से कोई जो है सूचना नहीं मिली है, ठीक है। तो इसी वजह से ये अधिनियम चर्चा में हो जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए इसको कहा जाता है अनुसूचित जाति व अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वन अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है, 2006 में पारित हुआ था। ये अधिनियम पारंपरिक वनवासी समुदाय जो होते हैं उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी वन अधिनियम 2006 पर 2 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, ठीक है। अब देखिए ये जो अधिनियम है ये इन पारंपरिक वनवासियों को क्या क्या अधिकार देता है। पहला तो ये देता है स्वामित्व का अधिकार। देखिए वनवासियों अथवा आदिवासियों द्वारा 13 दिसंबर 2005 तक जो कृषि की जाने वाली भूमि थी, कोई नई जमीन नहीं, ऐसी भूमि जिस पर आप 2005 तक खेती करते आ रहे थे, ठीक है, वो जो है अगर 4 हेक्टेयर से अधिक की नहीं है तो आपको उस पर क्या है स्वामित्व के अधिकार दे दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऐसी जमीन है जहाँ पे 2005 तक आप खेती कर रहे थे, पारंपरिक समय से खेती कर रहे थे, 4 एकड़ से ज़्यादा की नहीं है, तो आप जाकर गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि इसकी ओनरशिप के पक्के कागज हमें बनाकर दे दीजिए। इसके बाद देखिए अधिकारों का उपयोग वनवासियों अथवा आदिवासियों के लिए जो लघु वन उपज होती हैं, जिनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कहते हैं, जैसे तेंदू के पत्ते चुन लिए, उनसे बीड़ी बना दी, ठीक है। इसके अलावा देखिए चारागाह के जो क्षेत्र होते थे, अपने जानवरों को चरा लिया, और पशु चारक मार्ग संबंधी अधिकार जो है उपलब्ध होंगे। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पर उनको राइट्स दिए गए हैं, इसके लिए उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर ये सब काम वो करते हैं।
फिर राहत और विकास का अधिकार मिला था। देखिए आदिवासियों के लिए अवैध निकासी, बलपूर्वक विस्थापन के मामलों में पुनर्वास का अधिकार और वन संरक्षण हेतु प्रतिबंधों के अधीन बुनियादी सुविधाओं का अधिकार जो है प्राप्त होगा, ये भी दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है यूपीएससी के लिए तो खासकर, तो इसको जो है डिटेल में पढ़िएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निपाह वायरस संक्रमण। ठीक है, लेकिन निपाह वायरस संक्रमण के बारे में हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें ये पता चला जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 11 चमगादड़ पकड़े गए थे, उन्होंने इस वायरस के खिलाफ आईजीजी एंटीबॉडी इसको जो है विकसित कर लिया है, यानी कि उन चमगादड़ों में इस आईजीजी एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता जो है हमें चला है। देखिए एंटीबॉडीज क्या होते हैं ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल होता क्या है, देखिए हमारा जो शरीर होता है वो जब बाहर से कोई अननोन चीज़ आती है उसके प्रति क्या एक रिस्पॉन्स सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है, और वो उस पर अटैक करता है। ये जो काम करती है एंटीबॉडीज करती है, और ये काम किसके द्वारा होता है, एंटीजेंस के द्वारा होता है, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। तो जब भी उसको किसी ऐसे एंटीजन के बारे में पता चलता है जो हमारे शरीर का नहीं है, बाहर का है, तो वो एक ट्रिगर सिस्टम कर देता है और उससे जो है एंटीबॉडीज उस पर अटैक करती हैं और उसको जो है खत्म कर देती हैं। तो अगर निपाह वायरस के खिलाफ हमें कुछ एंटीबॉडीज का पता चल गया है तो ये अपने आप में क्या है, एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि अब हम इसको क्या है ट्रीट कर पाएंगे। आईजीजी क्या होती है, तो देखिए रक्त में पाई जाने वाली क्या है मुख्य एंटीबॉडी है। ये क्या करती है, बैक्टीरिया और जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको बांधने की, उनको खत्म करने की इनमें बहुत ज़बरदस्त क्षमता होती है, और जैविक रक्षा प्रणाली में हमारे इम्यून सिस्टम में ये महत्वपूर्ण भाग निभाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एकमात्र ऐसा आइसोटॉप है जो प्लेसेंटा से गुजरता है, यानी कि माँ से ये बच्चे को मिलता है और इस तरीके से बच्चे की जो है सुरक्षा करता है। यहाँ पर देखिए ये बताया देश के 6 राज्यों से चमगादड़ों में मिली निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी स्टडी में हुआ खुलासा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अच्छा, इसमें पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले निपाह वायरस क्या है ये समझ लेते हैं। ये जीनोटिक वायरस है। जीनोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जो व्यक्ति से जानवरों में और जानवरों से व्यक्ति में फैल सके उसको जीनोटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, निपाह वायरस एंसेफ्लाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव जो होता है जिसको पैरामाइक्रोक्सीवेरिडी कहते हैं, इस श्रेणी का है। और ये देखिए जो हेड्रा वायरस है इससे निकटता से संबंधित है। पहली बार 1988 और 1998-1999 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था। ठीक है, ये जो संक्रमण फैलता है ये फ्रूट बैट जो होते हैं या फ्लाइंग फॉक्स जो होते हैं जनरली उनसे फैलता है। नेक्स्ट टॉपिक, सामूहिक विनाश के हथियार। देखिए लोकसभा ने पास किया है जो आपका ये सामूहिक विनाश हथियार अमेंडमेंट बिल है। पूछा गया है क्या ये वेपन्स होते हैं और इंडिया जो है इस लॉ को क्यों लेकर आ रहा है। तो देखिए WMD, ठीक है, ये हमारे हथियार होते हैं। दरअसल जो लोकसभा है इसने गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम 2022 पेश किया है। ठीक है, दरअसल इसने क्या है जो पहले से इसी चीज के लिए एक अधिनियम था 2005 वाला, उसमें क्या है संशोधन किया है। देखिए ये जो अधिनियम है ये जो सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं इससे संबंधित किसी भी गतिविधि के वित्त पोषण पर, फाइनेंस पर और साथ में ऐसी गतिविधियों के वित्त पोषकों पर, फाइनेंसर्स पर रोक लगाता है, उन पर कार्रवाई करने की अनुमति जो है देता है। देखिए 2005 में जो अधिनियम विनियमित किया गया था वो सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन उसमें इसकी फाइनेंसिंग की, वित्त पोषण की कोई स्पेसिफिक बात नहीं की गई थी, इसलिए सरकार अमेंडमेंट लेकर आई है और उसने जो है अब ये किया है। ठीक है, देखिए जो हमारे ये हथियार होते हैं दरअसल इसमें जैविक, रासायनिक, परमाणु हथियार होते हैं और इस एक्ट में भी तीनों ही हथियारों को जो है लिया गया है। अगर बात करूं कि ये जो हमारे हथियार होते हैं किस प्रकार के होते हैं, जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे वो इसी तरह के हथियारों की कैटेगरी में आते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि वित्त पोषण को प्रतिबंधित करना है। अब हमारे जो WMD होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे
हथियार जिससे बड़े पैमाने पर मौत और विनाश किया जा सके, और अगर शत्रु शक्ति के हाथों में इनकी उपस्थिति है तो ये एक गंभीर खतरा बन सकती है। इसके अंदर परमाणु, जैविक और रासायनिक तीनों प्रकार के ही हथियार आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बताया गया है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते इनको रोकने के लिए किए गए हैं, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं नरेगा के तहत संशोधित मजदूरी दर। दरअसल जो नरेगा है उसके तहत जो ग्रामीण महंगाई है उसको ध्यान में रखते हुए अभी मजदूरी में संशोधन किया गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी के रेट हुए, एक एक करके समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मजदूरी दर जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम है, यानी कि जो आपका कंज्यूमर, जो आपका CPI-AL है, ठीक है, इसमें बदलाव के अनुसार किया है। और जो CPI-AL है वो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में वृद्धि को जो है दर्शाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर संशोधन किया गया है मजदूरी में तो किस चीज के ऊपर किया गया है, CPI-AL, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए संशोधित दरें, तो 34 राज्य और यूटीज में से 21 राज्यों और यूटी के प्रदेशों में 5% से कम की वृद्धि हुई है। 10 राज्यों में केवल 5% से अधिक की वृद्धि हुई है। सबसे कम जो हुई है वो मेघालय में हुई है, केवल 1.77% की। और जो 3 राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनकी मजदूरी में तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बात करते हैं नरेगा की। दरअसल ये विश्व के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है उसको 100 दिनों की रोजगार की गारंटी ये देता है। इसके लाभार्थियों में कम से कम 1/3 कौन है, महिलाएं होनी चाहिए। देखिए मजदूरी का जो भुगतान होता है वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 का, इसके तहत किया जाता है। अगर बात की जाए कि कोई भी ग्रामीण वयस्क अगर मांग करता है काम की और 15 दिनों के अंदर उसको कानूनी रूप से काम आपको देना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता जो है उसको मिलेगा। कार्यों की जो सिफारिशें करने का अधिकार है कि किस तरह के कार्य मनरेगा के अंदर किए जाएं, इसका जो अधिकार होता है वो ग्राम सभा के पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारा शॉर्ट न्यूज सेगमेंट आ जाता है। इसमें देखिए पहला है अतरी रजा थे। दरअसल ब्राकोनेट जो ततैया है, ठीक है, इसका नाम एक ट्रस्ट के नाम पर रखा गया और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी का नाम जो है किसी संस्थान के नाम पर रखा गया हो। कौन वो ट्रस्ट है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में अनुसंधान के लिए अशोक ट्रस्ट। ठीक है, इस प्रजाति की जो खोज हुई है ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जो सिंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य है जो कि अगस्त्य-बाला जीव मंडल रिजर्व का एक हिस्सा है, वहां पर की गई है। ये एक परजीवी है जो कीड़ों का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक शत्रु है और इसलिए इसका लाभ जो है फसलों को कीटों से बचाने में होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जिला गंगा समितियां और नमामि गंगे। दरअसल जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको जो है लॉन्च किया है। अगर हम जिला गंगा समितियों की बात करें तो गंगा और उसके सहायक नदियों के प्रदूषण और साथ में उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी बेसिन पर स्थित जो जिले हैं वहां पर जिला गंगा समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और आज के लिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बस वन हेल्थ दृष्टिकोण है, लास्ट टॉपिक है हमारा। देखिए वन हेल्थ दृष्टिकोण क्या होता है? ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि मानव का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य और हमारे चारों ओर का पर्यावरण ये आपस में क्या है, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अच्छे से कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर मानव को अपने जीवन को अच्छा करना है तो उसको पशुओं के साथ भी वैसा ही करना पड़ेगा, पर्यावरण के साथ भी करना पड़ेगा। वो पर्यावरण को दूषित करके पशुओं में बीमारियों को होता हुआ छोड़ के अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकता। तीनों ही चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब देखिए वन हेल्थ दृष्टिकोण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क लागू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वन हेल्थ दृष्टिकोण आया कहां से? देखिए इस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य और कृषि संगठन FAO है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के त्रिपक्षीय प्लस गठबंधन के बीच में हुए समझौते के अंतर्गत इसको लाया गया था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि वन हेल्थ दृष्टिकोण है क्या। ठीक है, तो आज के लिए
बस इतना ही। हमारी वीडियो देखिए यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो ने आपको हेल्प की है आपके पढ़ाई में, करंट अफेयर की अगर आप तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं, ये सुविधाजनक हुआ है, हिंदी में नोट्स बनाने की समस्या से अब आपको गुजरना नहीं पड़ रहा, क्योंकि बने बनाए नोट्स जो है हम लोग आपको पीपीटी के रूप में दे रहे हैं, जो पीडीएफ के रूप में आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।